ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इसलिए का ये स्टैंड अलोन वक़्फ़ नहीं है। इससे पहले यू रीड टुगेदर विद दिस ट्रिपल तलाक, सीए और मुस्तकबिल में आने वाले जो कानून हैं वो सब है आपको महरूम करने के लिए। अगर वक़्फ़ के लिए जो लोग वीडियो वगैरह लिख रहे हैं कि नहीं नहीं ये हुकूमत बहुत कुछ करेगी, अरे वो वक़्फ़ को वक़्फ़ की तरह नहीं देख रहे, रियल एस्टेट की तरह देख रहे हैं। उनका प्लान है मोनेटाइज करने का, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर, जिस तरह से वो मोनेटाइज कर रहे हैं, कल रोड, ब्रिज सब मोनेटाइज कर रहे हैं। ये हुकूमत अदानी अंबानी के लिए इसको रियल एस्टेट के लिए अनफोल्ड कर रहे थे, कहते इतना जमीन इतना जायदाद लॉक्ड है, इसको अनलॉक करेंगे। तो वो इसको जमीन और जायदाद के रूप में देख रहे हैं और हम इसको अपने धरोहर के रूप में देख रहे हैं। ये बंगाल इस बात की सबूत देती है, जब वक़्फ़ कानून ब्रिटिश जमाने में बनी नहीं, उस वक्त हाजी मोहम्मद मोहसिन पहला वक़्फ़ हुगली और कलकत्ते के अपने जमीन को, जायदाद को वक़्फ़ करके गए कि यहाँ के तालीम के लिए। तब हुगली मदरसा, तब हुगली मोहसिन कॉलेज, तब आज का ये सब जो बेकार हॉस्टल वगैरह देख रहे हैं, कानून बाद में बनी, लेकिन वक़्फ़ हमारा अपना तमद्दुन का हिस्सा है, तहजीब का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। इसमें मुदाखलत हुकूमत का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस मामले में हम सब एक साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। और दूसरी बात यह है, हम आवाज देने से तो नहीं होगा, कानून तो पास होगा पार्लियामेंट में। तो ये हिंदू राष्ट्र कराने के जो लोग कायल हैं वो प्रोजेक्ट के हिसाब से किए कि जो लोग भी वहां मुदाखलत करेगा, ये हम लोग के पास मेल है। आप ट्रिपल तलाक के बारे में बोल रहे हैं, दोबारा आप पार्लियामेंट में कैसे आएंगे हम देख लेंगे। तो पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोगों को घुसेड़ा जाता है। जब 370 आई उसको बर्खास्त करने का, जब सीए कानून आया, जब ट्रिपल तलाक कानून आया, तो बहुत से ऐसे एमपी हैं जो पब्लिक को आकर के चुनाव के मैदान में कुछ बोल जाते हैं और उस वक्त उनको टॉयलेट लगता है, वो बाथरूम में चले जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहते हैं। वो पार्टी उनको इजाजत नहीं देती है। तो ये मांग है कि जो भी पार्टी ये कहती है कि हम वक़्फ़ अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, वो 3 लाइन व्हीप करे कि तुमको वहां मौजूद रहना पड़ेगा, गिनती में शामिल होना पड़ेगा, मुखालफत में वोट देना पड़ेगा, और वो अगर नहीं करोगे तो तुमको पार्लियामेंट के सदन से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तब ना सच्चाई का मामला आएगा। ये आपका पर्सनल लॉ बोर्ड का रेजोल्यूशन में भी है कि 3 लाइन व्हीप जारी करो, टू रिमेन प्रेजेंट, टू वोट अगेंस्ट, और नहीं तो फिर फेस द पनिशमेंट। ये पार्लियामेंट्री हिसाब है। मैं 30 साल पार्लियामेंट की सेशन में रहा हूं, क्योंकि हम देखे हैं सीएमए में हमारे बंगाल से ऐसे बहुत से एमपी हैं जो चुनाव के मैदान में बहुत तकरीर किए, लेकिन जब सीए कानून बनी तो उस वक्त वो वहां मौजूद ही नहीं रहे। आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया तो उस वक्त कोई कुछ मुंह से क्यों नहीं बोले कि हमें मालूम नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए आज के दिन में ये दावा आपको करना पड़ेगा अपने अपने नुमाइंदे के पास। जहां के नुमाइंदगी करते हो तो ये बात करो। तीसरी बात है, जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये वक़्फ़ को लेकर के भी ऐसा माहौल बिगाड़ा जा रहा है जैसे मुसलमान जमीन दखल कर लिया। ये तो बाबर हुमायूं के जमाने में आया, शेरशाह के जमाने में आया, तो ये जमीन सब हमारा बाप दादा, कैसे बोलते हैं ना। अरे बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। किसका जायदाद, किसका बाप दादा का पतौती और किसके पास गया। बर्नी कमेटी बनी थी इंदिरा गांधी के जमाने में 1970 के दशक में, और बर्नी कमेटी इसलिए बनी थी जब कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली ले जाया गया अंग्रेज के जमाने में 1911-12 में। तो उस वक्त वहां की जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी थे, रायसीना हिल, आज जो राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, नई दिल्ली स्टेशन देख रहे हैं, निर्माण भवन देख रहे हैं, वगैरह वगैरह भवन देख रहे हैं, ये सब वक़्फ़ प्रॉपर्टी, उसको वो लोग लेके बनाए। लेकिन उस वक्त मैं सलाम भेजूंगा जो के मुतल्ली थे, उन लोगों ने कोई मुआवजा नहीं लिया और अभी तक वो केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अभी जरूरत था अगर वक़्फ़ लेके मोदी हुकूमत को एक थोड़ा सा भी अगर ईमानदारी है तो
CPWD डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेल और डिफेंस के पास जितने वक़्फ़ की जायदाद है वो सब वापस करो, वरना कॉम्पेंसेट करो। वो नहीं करेंगे, बाकी हमारा प्रॉपर्टी को वो हड़प करना चाहते। मैं आखिरी जो बात करूंगा, अभी कमरुज़्ज़मान यहाँ मौजूद है, आपके मेंबर पर्सनल बोर्ड की उनसे बात हो रही थी कि माहौल ऐसा बिगाड़ा जा रहा है। आप देखिए, दाढ़ी टोपी देख करके, आप लोगों को देख करके हमें तो फिक्र है, रेल स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में, ट्रेन में किस तरह से उसके साथ बेहुरमती की जा रही है, बेइज्जत की जा रही है। जो जुनैद के साथ हुआ, जो 1 लाख के साथ हुआ, आज वो हुगली और मालदा के लोगों के साथ हो रहा है, मुर्शिदाबाद के लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये रमजान महीना, उसके बाद ईद और 1 हफ्ते के अंदर रामनवमी है। ऐसा कोई माहौल नहीं बिगड़े कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद ये हो कि नहीं हक को छोड़ो भैया, अगर हमारा जान को तो बचाओ। ऐसे माहौल को घेरा जा रहा है। हमने अनीस खान से लेकर के अभी तक के हालत देखे हैं। हमारा जान और माल का हिफाजत और वक़्फ़ का हिफाजत, एक के साथ दूसरा मामला जुड़ा हुआ है। आप हम सब साथ साथ हैं, यही बात कहते हुए आप सबसे का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। इसके बाद मैं जनाब भार्गव आचार्य जी से गुजारिश करता हूं कि वह आए और अपना स्पीच पेश करें। जनाब भार्गव आचार्य, सबों से गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखते हुए स्पीच दें। छोटन दास साहब यहाँ पर हैं, भानु सरकार है, विश्वनाथ मंडल है, ये लोग भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनसे स्टेज पर आने की गुजारिश की जाए।